वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने ये वाला जो टॉपिक था आपका जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ का जो कर्व था वो भंगुर पदार्थों के लिए, वो हमने कवर कर लिया था। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका आज कौन सा आता है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने हुक्स लॉ। ओके, तो हुक्स लॉ को देखते हैं कि हुक्स लॉ होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे और फिर इसको अच्छे से समझेंगे। ये कह रहा है, इसकी डेफिनेशन है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल तीव्रता सदैव विकृति के समानुपाती होती है। जैसे कि आपकी स्ट्रेस हो गई आपकी एक, तो ठीक, और एक आपकी होगी स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस और वो स्ट्रेन के समानुपाती होगी। ओके, और वो होनी चाहिए प्रत्यास्था सीमा के अंदर। जब यदि वो दोनों चीज़ स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रत्यास्था सीमा के अंदर नहीं है और वो दोनों समान हैं, तो वहाँ पर हुक्स लॉ आपका क्लियरली मेंशन नहीं होगा। मतलब आपका जो हुक्स लॉ है वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। ओके, तो हुक्स लॉ केवल वहाँ काम करेगा जहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है, समानुपाती हो। ओके, और वो प्रत्यास्था सीमा के अंदर हो। समझ में आया इतना? तो नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको इसका फॉर्मूला बनेगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर प्रतिबल जो तीव्रता है वो समानुपाती है। ये समानुपाती का सिंबल होता है। ओके, ये इस तरीके से, और ये विकृति के समानुपाती होगा। ओके, जो आपकी तीव्रता होगी, प्रतिबल तीव्रता, वो विकृति के समानुपाती होगी। किसके जो अंदर होना चाहिए दोनों चीज़, ये वाली और ये प्रत्यास्था सीमा के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम इस सिंबल को अब क्या करेंगे, हटाएंगे यहाँ से। ओके, जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर इजिकल टू का सिंबल लगेगा। जब हम यहाँ पर इजिकल टू का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर कोई भी स्थिरांक आ जाएगा आपका। ओके, जब हम इजिकल टू लगाते हैं इन सब चीज़ों को हटाने के बाद, तो वहाँ पर एक स्थिरांक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आपका स्थिरांक का एक फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। स्थिरांक का फॉर्मूला होगा प्रतिबल तीव्रता अपॉन विकृति। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये तैयार हो गया। इसको हम रो अपॉन ई से शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे इस पर कई सारे आपके आंकिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। ओके, आंकिक प्रश्न, तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले को आप अच्छे से तैयार कर लें। और यहाँ पर नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर जो आपका ये स्थिरांक है, ओके, ये वाला जो स्थिरांक है, इसको हुक्स स्थिरांक के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, आप इसको बोल सकते हैं हुक स्थिरांक या केवल स्थिरांक। तो जो आपका स्थिरांक के जो लिखा था पीछे, वो हुक स्थिरांक के नाम से भी एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, तो किसी पदार्थ में जो आपका अमुक प्रतिबल तीव्रता है उससे संबंधित विकृति के आधार पर जो आपका हुक स्थिरांक है वो निम्न प्रकार हो सकता है। सबसे पहले ये जो आपकी डेफिनेशंस हैं और ये जो आपके हुक स्थिरांक के प्रकार हैं वो देखते हैं। जैसे कि आपका जो हुक स्थिरांक है, सबसे पहले इसने लिखा है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, और फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका तीसरा बल्क मॉडुलस। ओके, ये आपका बल्क मॉडुलस। देखो यहाँ पर इसको शुरू करने से पहले और समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जितने भी ये आपके स्थिरांक के प्रकार हैं, तीन के तीन, यहाँ पर तीन लिखे हुए हैं, तीन के तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ओके, और इनके जितने भी फॉर्मूला हैं, क्या है, फॉर्मूला, इनसे आपको फॉर्मूला मिलेगा और डेफिनेशन मिलेगी। तो जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ओके, तो क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में यूज देखने को मिलेंगे आपको। और इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपका पहला जो आपका हुक स्थिरांक का प्रकार है वो था आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो यहाँ पर जो आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये इंग्लिश में जिस तरीके से लिखा हुआ है, जो आपके हेडिंग है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हिंदी में इस तरीके से ही लिखे आते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो इन सब चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इनको हिंदी
में याद कर ले जाते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस तरीके से लिखा आता है हिंदी में, जैसा कि यहाँ इंग्लिश में हम बोल रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछी गई या पूछी जा सकती है उसको मैं उसी तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जिस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे वो आपके सामने लिखी हुई है। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर सीधे प्रतिबल, तनाव या संपीड़न कुछ भी हो सकता है, एवं उससे संबंधित विकृति के अनुपात को हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। वो कह रहा है कि ये सभी चीज़ किस में होनी चाहिए, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होनी चाहिए, जैसा कि हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था। यहाँ पर जो आपका सीधे प्रतिबल होगा और उससे संबंधित जो भी आपकी विकृति होगी उसके अनुपात को ही हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मूला आपको मिलेगा, यंग मापांक या यंग मॉडुलस। ओके, यंग मॉडुलस। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सीधा प्रतिबल, ओके, नॉर्मल स्ट्रेस या प्रतिबल तीव्रता अपॉन लंबाई में विकृति। इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, तो डायरेक्ट स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये आप सभी जानते होंगे क्योंकि आपने मॉस में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनेगा E बराबर रो अपॉन स्मॉल ई। ओके, इसका एक मात्रक होगा, इसको भी याद रख लेना, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये अक्सर आपको कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ओके, और यहाँ पर आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका दूसरा आपका हुक स्थिरांक का प्रकार। कर्तन मापांक क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दोनों में मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ओके, दोनों तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को हम कर्तन मापांक कहते हैं। ओके, कर्तन मापांक कहते हैं। ये सभी चीज़ प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट उसने कहा है कि यहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होना चाहिए। ये दोनों चीज़ यदि शियर में है मतलब कर्तन में है तो वो वहाँ पर कौन सा मॉडुलस होगा, वो वहाँ पर मॉडुलस होगा रिजिडिटी का। ओके, रिजिडिटी का आपका मॉडुलस होगा। तो इसको हम जो डिनोट करते हैं वो जी से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला आपका होगा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। इसका जो मात्रक होगा, ओके, जो यूनिट होगी वो होगी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या आपकी होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो गाइस, लास्ट वाला जो आपका हुक स्थिरांक है उसको और देख लेते हैं। लास्ट है ये आपका आयतन मापांक। ओके, इसको हम बल्क मॉडुलस के नाम से जानते हैं। ओके, तीन के तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी और आपके भविष्य में जहाँ भी कहीं आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, जैसे जेई वगैरह जिसकी भी करोगे वहाँ पर इन सभी की ज़रूरत होती है। ओके, और इन फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर तीनों चीज़ वो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होनी चाहिए। एक चीज़ तो नोट करने वाला पॉइंट ये है कि तीनों चीज़ बल्क मॉडुलस और आपका रिजिडिटी, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी तीनों के तीनों प्रकार हैं ये सभी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी पदार्थ के तीनों परस्पर लंब दिशाओं में समान मान तथा प्रकृति के सीधे प्रतिबल या प्रतिबल तीव्रता एवं उससे होने वाला आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, आयतन मापांक कहते हैं, मतलब बल्क मॉडुलस कहते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है उसको देखो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको हम डिनोट करते हैं के से। ओके, बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा सीधा प्रतिबल या प्रतिबल तीव्रता अपॉन आयतन विकृति। ओके, तो यहाँ पर जो विकृति आपको प्राप्त बनेगी वो ईवी के रूप में मिलेगी, मतलब आयतन में विकृति होगी उसके में। जब वहाँ पर किसी भी तरीके का बल्क मॉडुलस हमें निकालना होगा, बल्क मॉडुलस की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर प्रतिबल तो जैसा था आपका, जैसे पीछे हमने पढ़ा सीधा प्रतिबल पीछे वाले फर्स्ट वाले में। ओके, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखो यहाँ पर पहला वाला ये वाला था, एक मिनट, 1 मिनट प्लीज़, यहाँ पर ये था। ओके, ये वाला सीधा प्रतिबल। ओके, तो उस तरीके से उसमें भी बल्क मॉडुलस वाले में सीधा प्रतिबल था। तो वहाँ पर केवल जो नीचे जो विकृति आपको मिली
ये वाली ये आयतन में विकृति यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। तो इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनेगा K बराबर रो अपॉन EV, सरफिक्स में B है ये, ओके, वॉल्यूम की। तो यहाँ पर आपकी जो यूनिट आपको प्राप्त होगी वो होगी आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर या kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो गाइज यहाँ पर इस तरीके से आपके ये जितने भी आपके टाइप थे वो मैं कवर करा चुका हूँ, तीनों के तीनों टाइप हो किस तरह के। ओके, सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं से रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सभी चीज़ देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको पूरी तरीके से उसको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू।